नमस्कार दोस्तों। आज हमारी पहली क्लास भारत के इतिहास की होने वाली है। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जब किसी भी हम व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहले परिचय करते हैं उससे। तो हमें जानना है कि इतिहास होता क्या है, इतिहास की अवधारणा क्या है, इतिहास के अंदर किन किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा है कि अतीत की समस्त घटनाओं को इतिहास कहते हैं। तो आज हम देखें कि देश के हर एक कोने के अंदर हर क्षण प्रति क्षण नई नई घटनाएं होती रहती है। तो क्या उन सभी घटनाओं को हम पढ़ सकते हैं? ऐसा करना असंभव है। तो फिर हमारा प्रश्न उठता है, तो फिर इतिहास के अंदर किन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो हम बात करने वाले थे कि इतिहास के अंदर उन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मानव जीवन को प्रभावित करे, क्योंकि इनको मानव जीवन को प्रभावित करे। अब मानव जीवन को प्रभावित करने से तात्पर्य यह है कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज हम खड़े हैं कोरोना काल के अंदर। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताएंगे कि उस समय एक ऐसी महामारी आई थी जिसने समस्त लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए बाध्य कर दिया था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मानव जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो कौन सा होता है? भौगोलिक जीवन। कौन सा? भौगोलिक जीवन। भौगोलिक जीवन। अब भौगोलिक जीवन से तात्पर्य यह है कि देश के अंदर नए नए तूफान आते रहते, जैसे भी ताउते आए थे उसने बहुत सा संकट फैलाया था। वैसे अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम पढ़ते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में पराजित किया था और पाकिस्तान के इतने भौगोलिक क्षेत्र पर भारत ने अधिकार कर लिया था और भारत का भौगोलिक क्षेत्र इतना बढ़ गया था। तो यह कौन सा है? भौगोलिक जीवन। अब तीसरी बात करें तो कौन सा है? कर्मबद्धता। कर्मबद्धता। किसी भी हम कार्य को करते हैं या कुछ भी माने तो उसमें कर्मबद्धता होना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको जैसे भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, अभी परिचय की हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मेरा मन कर जाए कि चलो यहाँ पर अकबर पढ़ाते हैं या शाहजहाँ पढ़ाते हैं, तो वो इतिहास के अंदर उन फैक्ट को हम सम्मिलित नहीं कर सकते। इसलिए कर्मबद्धता होनी बहुत ही आवश्यक है। अब चौथे फैक्ट की बात करें तो आता है कौन सा? साक्ष्य। एविडेंस की बात करें, प्रूफ की। बिना साक्ष्य के इतिहास नहीं बन सकता। क्या? कि बिना साक्ष्य के इतिहास नहीं बन सकता। इतिहास के अंदर प्रूफ होना बहुत ही आवश्यक है। अब साक्ष्य के अंदर को 3 पार्टों के अंदर विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 3 पार्ट है? तो पहला कौन सा है? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अंदर अभिलेख वगैरह आएंगे। उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें तो आता है साहित्यिक विवरण, यानी किताबों से संबंधित इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इसके अंदर आएगी। उसके बाद अगर तीसरा बात करें तो आता है विदेशी विवरण, जो विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में बताया था कि भारत के लोग कैसे थे, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका कल्चर कैसा था, ये विदेशी विवरण के अंदर आएगा। अब अभी पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो इसके अंदर पहला आता है अभिलेख। कौन सा आता है? अभिलेख। अब अभिलेख से क्या तात्पर्य है? जैसे हम समझें कि जो मैं आपके सामने अभी ये सब लिख रहा हूँ तो ये क्या है? अभिलेख। या फिर आप घर पे बैठ के अभी नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो भी आपके लिए क्या है? एक अभिलेख है। अब अभिलेख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है तो उनकी अगर हम बात करें तो प्रथम आता है शिलालेख। कौन सा आता है? शिलालेख। अगर दूसरे की बात करें तो फिर आता है स्तंभ लेख। फिर बात करें तो आता है गुहा अभिलेख। और अगर हम बात करें तो इसी के अंदर आता है जैसे मुद्रा अभिलेख आ जाता है। और बात करें तो ताम्रपत्र अभिलेख आ जाता है। और बात करें तो आ जाता है भित्ति चित्र।
और देखें तो आता मृद भांड, मृद भांड। अब प्रथम शिलालेख की बात करते हैं, शिलालेख क्या होता है, या फिर पहले बात करते हैं अभिलेख की, कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख की साधारण सी परिभाषा यही है कि किसी कठोर सतह पर लिखित कोई लेख, उसे अभिलेख कहते हैं। क्या, किसी कठोर सतह पर लिखित कोई लेख अभिलेख कहलाता है। ये हमारी साधारण भाषा के अंदर ये परिभाषा है। अब बात करते हैं इसके अंदर शिलालेख की, कि किसकी, शिलालेख की। तो मौर्य काल के अंदर अशोक ने, किसने, अशोक ने ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं के, इस प्रकार की होती थी शिलाएं, इनके ये जो अगला भाग था इनको ऐसे सपाट करवाया जाता था और इनके ऊपर ऐसे लाइनें लिखवाई जाती थी, ऐसे 3-4 लाइनें ऐसे लिखवाई जाती थी। तो इनको क्या कहते थे, शिलालेख। क्या कहते थे, शिलालेख। फिर बात करते हैं स्तंभ लेख की। तो ये चिनार के पत्थरों के बने हुए थी, इस प्रकार के होते थे। तो इनका भी जो ये अगला भाग था इनको सपाट करवाया जाता था और इसके ऊपर भी ऐसे लाइनें ऐसे लिखी हुई होती थी। फिर बात करते हैं किसकी, हमने शिलालेख की बात कर ली, स्तंभ लेख की बात कर लिया। अब आता है गुहा अभिलेख की। तो गुहा अभिलेख इस प्रकार से बना हुआ होती थी, गुहाएं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से गुहाएं बनी हुई होती थी ऐसे। इस अशोक ने ये बौद्ध धर्म के, आजीविक धर्म के जो अनुयायी थे उनके निवास स्थल के लिए ये गुहाएं बनाई थी। इनका भी जो ये ऊपर वाला ये जो भाग था इनको ऐसे सपाट करवाया जाता था और फिर यहाँ पर ऐसे लाइनें लिखवाई जाती थी। तो ये क्या थी, गुहा अभिलेख। हमने शिलालेख की बात कर ली है, स्तंभ लेख की बात कर ली, गुहा अभिलेख की बात कर ली। अब मुद्रा अभिलेख की बात करें तो ऐसे जैसे सिक्का होता था, ऐसे इस प्रकार से मुद्राएं होती थी जिनके ऊपर कुछ ऐसे चित्रों का अंकन होता था और ऐसे कुछ लाइनें लिखी हुई होती थी। तो ये था क्या, मुद्रा अभिलेख। अब ऐसे ताम्र, कोई तांबे का कोई पत्र होता था उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई होती थी। ऐसे भित्ति चित्र की बात करें, दीवार के ऊपर, क्या, दीवार के ऊपर कुछ चित्र बने हुए होते थे जिनको क्या कहते हैं, भित्ति चित्र। बात करते हैं मृद भांड की। तो मृद भांड क्या, मिट्टी से बने हुए बर्तनों को क्या कहते हैं, मृद भांड। अब बात करने वाले हैं किसकी, साहित्यिक विवरण की बात करने वाले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्य की मैंने आपको बताया था कि किताबों से संबंधित इतिहास, जिनके बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। तो पहला कौन सा है, धर्म से संबंधित। जिन क्या है कि इन किताबों से हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो कौन कौन सी, जैसे रामायण आ गया, इसमें सतयुग के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वैसे आ गया महाभारत, कुरान या बाइबल या अन्य जो भी धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उनके बारे में हमें इन ग्रंथों में जानकारियाँ मिलती है। अब धर्मेतर का मतलब क्या होता है, धर्म प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलग, यानी जो धर्म से अलग, जो धर्म से जो अलग चीज़ें हैं वो हमें इनसे जानकारी मिलती है। जैसे बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य समाज की राजनीति के बारे में, मौर्य समाज के लोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वैसे ही बात करें कलहन की राजतरंगिणी, इसमें कलहन का ग्रंथ था राजतरंगिणी। इसके अंदर कश्मीर का हमें पूरा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने साहित्यिक इतिहास की बात कर ली है। अब बात करते हैं विदेशिक विवरण की बात करेंगे। हमने पुरातात्विक साक्ष्य की, साहित्यिक साक्ष्य की बात कर ली है जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब बात करने वाले हैं विदेशी विवरण की। विदेशी विवरण के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो विदेशी इतिहासकार थे जिन्होंने भारत की स्थिति के बारे में हमें बताया था वो थे विदेशी विवरण। अब इनके अंदर बात करें कौन कौन से आते हैं, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज का ये ग्रंथ था एक, कौन से, मेगास्थनीज की इंडिका। ये मेगास्थनीज का ग्रंथ था जिसने भारत की स्थिति के बारे में बताया था। इसी प्रकार दूसरा कौन सा है, वेनसांग की
वैनसांग का ग्रंथ था सीयू की। इसने भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में बताया था। तो ये किन के अंदर सम्मिलित होता है? ये विदेशी विवरण के अंदर सम्मिलित होता है, जिनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इतिहास है, तो इतिहास शब्द की डेफिनेशन क्या है, इतिहास शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, तो ये सब बात हम करने वाले हैं। तो इतिहास शब्द है, ये 3 शब्दों के मेल से बना हुआ। तो इतिहास 3 शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। तो कौन से? जैसे संधि में हमें पढ़ा है कि शब्दों के सार्थक समूह को संधि कहते हैं। मतलब प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जिस प्रकार से इतिहास का हम टुकड़े करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो क्या होता है? इति। इति का मतलब अर्थ क्या होता है? इस प्रकार। है का मतलब क्या होता है? वास्तव में या निश्चय ही। और आस का मतलब क्या होता है? किसी घटना का घटित होना। तो साफ साफ अर्थ इतिहास का अर्थ क्या निकलता है कि वास्तव में किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। क्या? वास्तव में किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। अब इतिहास को हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इनको हम जानने वाले हैं। अब 3 भागों में इतिहास को क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि हमें अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हम बात करें कि एक इतिहास नाम का एक व्यक्ति था। क्या? इतिहास नाम का एक व्यक्ति था जिसके घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ। क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ। ऐसे हम जैसे 3 भागों में डिवाइड करते हैं कि ये इतिहास नाम का एक व्यक्ति था, इसके घर के अंदर एक इसे बच्चा पैदा हुआ। अब बचपन के अंदर बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, अबोध होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है। अब जैसे ये थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल वगैरह जाता है, तो इसमें उत्तरोत्तर क्या होती है? वृद्धि होती है। थोड़ा बड़ा होता है इस प्रकार से, फिर ये नौकरी वगैरह लग जाता है, तो इसमें और वृद्धि होती है। अब इतिहास को हमने अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक आधुनिक या वर्तमान काल। जो आज का काल है वो कौन सा है? ये ऐतिहासिक काल। तो ठीक है। तो हमने बात की थी कि एक इतिहास नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर पर एक बच्चा पैदा हुआ है। तो बच्चा शुरू के अंदर क्या होता है? अबोध होता है, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या है? बच्चे को अगर ज्ञान नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो इस इतिहास में क्या इसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लिखित साक्ष्य मौजूद है। और पुरातात्विक साक्ष्य की हमने बात की थी। इसके अंदर पढ़ा नहीं जाता था, सिर्फ लिखे हुए मिलते थे, जैसे शिलालेख है, गुहा अभिलेख है, उस प्रकार से। और इसके अंदर क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद थे। पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद। अब आद्य इतिहास की बात करते हैं, इसे बोलते हैं प्राचीन इतिहास। तो इसके अंदर बच्चे में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। क्या होता है? उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब इसके अंदर इसके लिखित साक्ष्य मौजूद है। बच्चे को हमने स्कूल भेजा, उसको टीचर मिले, उसने थोड़ा बहुत लिखना सीख लिया, इसलिए इसके क्या है? लिखित साक्ष्य के मौजूद है। पर इस इतिहास को पढ़ा नहीं गया। ऐसे मानते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और घर पे कोई पत्र आता है उसके, तो बापू बोलता है कि ले पढ़ के बताइए पत्र। तो अपन लोग दूसरे हुए क्या बोलते हैं कि नहीं, ये तो सर ने बताया नहीं। तो क्या है कि ये इतिहास इसमें पढ़ा नहीं गया। और इसके भी क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। पुरातात्विक साक्ष्य इसके भी उपलब्ध है। ठीक है। अब आधुनिक साक्ष्य की बात करते हैं। अब
ऐतिहासिक या इसको बोलते हैं आधुनिक काल या वर्तमान काल, जो आज का परिप्रेक्ष्य है उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या कि हमने इस बच्चे की बात की, पहले यह बच्चा बहुत था, इसको कुछ ज्ञान नहीं था, उसके बाद थोड़े बहुत ये स्कूल गया, इसके अंदर वृद्धि हुई, उसके बाद ये पढ़ लिख के नौकरी लग गया। अब नौकरी लग गया तो हमें पता है कि लिख भी लेगा और पढ़ भी लेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये इतिहास पढ़ लिया गया और पुरातात्विक साक्ष्य इसके अंदर भी मौजूद है। तो हमने बात कर ली है प्राग ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की, आधुनिक या वर्तमान ऐतिहासिक काल की बात कर लिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं पाषाणकालीन युग की बात कर रहे हैं। पाषाणकालीन युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि पाषाण काल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।